नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं सत्ता। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अशोक के अभिलेखों के बारे में। और ये क्लास आपकी बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम मुख्यतः मौखिक पढ़ेंगे। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं मौखिक मुख्यतः, तो आज की क्लास में हम केवल मौखिक पढ़ेंगे, लिखकर नहीं पढ़ेंगे। और जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन में मौखिक ज्ञान भी एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान माना जाता है। तो हम अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ें। जब हम बात करते हैं अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए हैं, तो ये पत्थर पर लिखवाए हैं और ये लाल बलुआ पत्थर पर लिखवाए गए हैं। इस पत्थर को जो काम में लिया गया है वह चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के पत्थर को काम में लिया गया है। अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए हैं पत्थर पर, वह ईरान के शासक दारा से प्रभावित होकर लिखवाए गए हैं। जब विषु की बात की जाती है तो विषु में पत्थर पर जो अभिलेख लिखवाए हैं वह ईरान के शासक दारा ने लिखवाए। और जब हम दारा के अभिलेखों की बात करते हैं तो वो 520 ईसा पूर्व के लगभग के हैं। और उनमें चार अभिलेख मुख्यतः हैं। नक्श ए रुस्तम है, बहिस्तून है, परसी पोलिस है। जी हाँ, परसी पोलिस है। तो ये नक्श रुस्तम है, परसी पोलिस है, बहिस्तून है। तो ये जो अभिलेख हैं ये पत्थर पर लिखवाए गए हैं। जी हाँ। इसके बाद हम बात करते हैं जो दारा है। दारा के जो अभिलेख हैं वो काले सिलेटी पत्थर पर लिखवाए गए हैं, लेकिन जो अशोक के जो अभिलेख हैं ये लाल बलुआ पत्थर पर लिखवाए गए। अशोक के अभिलेखों को लेखों को हम मुख्यतः तीन पार्टों में विभाजित करते हैं। एक है वृहद शिलालेख है, एक है स्तंभ लेख है और एक है गुहा लेख है। अशोक के वृहद शिलालेखों की संख्या 14 है। और जो ये 14 जो प्राप्त होते हैं ये 14 8 जगह से प्राप्त होते हैं, लेकिन जो लेख लिखे हुए हैं पत्थर पर वो 14 लिखे हुए हैं, लेकिन वो पत्थर जो लगा हुआ है वो 8 जगह से हमें मिलता है। अब इसमें हम एक जानकारी और भी प्राप्त कर लेते हैं। जहां जहां से अशोक के अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं तो हम समझ सकते हैं, हम मान सकते हैं वह क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में था जहां से इसके अभिलेख प्राप्त होते हैं। अब ये वृहद शिलालेख जो है 8 जगह से प्राप्त होते हैं। हम बात करते हैं एक प्राप्त होता है शाहबाजगढ़ी से प्राप्त होता है जो पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। एक मानसेहरा से प्राप्त होता है जो हजारा पाकिस्तान में है। इसके बाद एक कालसी प्राप्त होता है जो देहरादून में स्थित है। इसके बाद हम एरागुड़ी की बात करते हैं जो करनूल आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद एक गिरनार प्राप्त होता है जो गुजरात से प्राप्त होता है हमें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सोपारा हमें प्राप्त होता है। सोपारा जो प्राप्त होता है वो हमें महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। फिर धौली और जोगढ़ हमें प्राप्त होता है जो हमें उड़ीसा से प्राप्त होता है। जी हाँ। तो हम बात करते हैं तो ये 8 जगह से हमें प्राप्त होते हैं। और जहां जहां से इसके अभिलेख प्राप्त होते हैं अशोक के, वह साम्राज्य अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था। तो हम ये मान सकते हैं क्योंकि अपने क्षेत्र में ही अभिलेख लिखवाए जाते हैं। अब हम करते हैं कि ये अभिलेख क्यों लिखवाए गए। हम बात करते हैं कि जो ये अभिलेख है ये अभिलेख क्यों लिखवाए गए हैं। तो एक प्रश्न हमारा ये भी बनता है। आशीष, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार और आदाब सभी का। तो ये अभिलेख क्यों लिखाए गए। हम बात करते हैं वर्तमान में। वर्तमान में न्यूज़पेपर है, टीवी है, यूट्यूब है और भी अन्य रेडियो है, अन्य काफी माध्यम हैं प्रचार के। लेकिन आप ये मान के चलें कि आज से 2250 साल पहले क्या स्थिति होगी। तो ये कोई भी चीज उस समय नहीं थी। तो उस समय अशोक ने क्या किया था, पत्थर पर लेख लिखवाया अपना जन संचार के लिए, जनता के कल्याण के लिए जो घोषणाएं की गई थी तो वो इस अभिलेखों में लिखवाई गई है। और इन अभिलेखों को लेखों को खुले मैदान में लगाया गया है। जहां पर ये लगाए गए हैं वहां पर अशोक ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया था और उसे आदेश दे रखा था, अगर तुम्हारे पास कोई भी व्यक्ति आता है और अगर तुमसे कहता है कि भाई इन लेखों में क्या घोषणाएं हैं तो आप इन्हें पढ़कर सुनाइए, तो ये कर्तव्य बनता था कि वो उसे पढ़कर सुनाए। जी हाँ। देखो देखो जी, हम बात करते हैं उत्तारण जी। तो रिजल्ट जो है ये 20 तारीख को ही लग रहा था कि 21 तारीख को आ सकता है। और अब जो रिजल्ट है वो कभी भी आपका जारी किया जा सकता है, शायद आज कर दिया जाए या कल कर दिया जाए, कभी भी किया जा सकता है। और रिजल्ट का जो टाइम है वो बिल्कुल नजदीक आ चुका है। ठीक है, तो रिजल्ट का जो टाइम है बिल्कुल नजदीक आ चुका है। कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। आज भी संभावना है, हो सकता है लेट तक आज जारी कर दिया जाए, कल जारी कर दिया जाए। तो अब इसमें ज्यादा समय नहीं है, तो कभी भी ये रिजल्ट आ सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष, सही बोल रहे हो आप। 3 दिन से सोने नहीं दे रहा, सही बात है।
तो स्टूडेंट्स जो हैं वो रिजल्ट के इंतजार में लगे हुए हैं और हम भी लगे हुए हैं, स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट के साथ हम भी लगे हुए हैं, क्योंकि रिजल्ट के बाद स्टूडेंट की जो एनर्जी है वही वो है, वो एनर्जी मेन रिजल्ट के बाद ही फिर आगे की तैयारी करना है या पीएचडी में एडमिशन लेना, जैसा भी प्रक्रिया होगी तो उस तरीके से, ठीक है। तो हम बात करते हैं तो ये खुले में ये लगाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो ये लेख लिखे हुए, एपिग्राफी एंड पिलोग्राफी एक सब्जेक्ट चलता है एमए में, वो हमारे पास भी सब्जेक्ट था, एंसेंट में चलता है, तो उसमें जो ये लेख होते हैं तो इन लेखों से संबंधित उसमें सारी चीजें हमारे पास जानकारी होती है। ओके जी, धन्यवाद। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये लेख हैं, जो ये आपको ये अक्षर जो दिख रहे हैं, ये अक्षर कैसे बनाए जाते हैं। तो ये जो अक्षर जो बनाए जाते हैं ये छेनी और हथौड़े की सहायता से बनाए, कैसे बनाए जाते हैं, छेनी और हथौड़े की सहायता से ये अक्षर बनाए जाते हैं। और जो लेखक जो होता है, जो इनको लिखने वाला जो होता है, उसको कहा जाता है उत्कीर्णक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, उत्कीर्णक कहा जाता है। और हम बात करते हैं, हमें एक उत्कीर्णक के बारे में जानकारी मिलती है जिसका नाम है चापड़ है। इस चापड़ उत्कीर्णक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, चापड़ के बारे में। तो अशोक के जो लेखों को जो लिखा है वो चापड़ ने ही इन लेखों को लिखा है, और ये इस तरीके से अक्षर इस पर उत्कीर्ण किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब आता है कि जो ये 14 शिलालेख हैं जो 8 जगह से हमें प्राप्त होते हैं, इनमें क्या क्या लिखा हुआ है, इनमें जो लिखा हुआ है वो क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या जानकारी इनसे हमें मिलती है। जब हम पहले लेख की बात करते हैं तो पहले लेख में जो है अशोक के में, उसमें हम बात करते हैं अशोक के 14 शिलालेखों में क्या क्या लिखा हुआ है। पहले शिलालेख में है पशुवध का निषेध है, दूसरे शिलालेख में पड़ोसी राज्यों का उल्लेख है, तीसरे शिलालेख में युक्त राजुक प्रादेशिक का उल्लेख है, चौथे शिलालेख में अशोक धम के बारे में जानकारी है, पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति और अशोक के भाइयों की जानकारी है, छठे शिलालेख में अशोक कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मुझसे कभी भी मिल सकता है, सातवें शिलालेख में अशोक कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी निवास कर सकता है, आठवें शिलालेख से हमें अशोक धम के बारे में और धम यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, अशोक ने 256 रातें धम यात्रा में व्यतीत की। नवे शिलालेख में है कि कुछ स्त्री मंगलहीन कार्य करती है, उसके स्थान पर मंगल अनुसार, धर्म अनुसार, धम अनुसार कार्य करना चाहिए। 10वां और 11वां अशोक धम से संबंधित है। 12वां शिलालेख धर्म निरपेक्ष है, और 13वें शिलालेख से हमें पड़ोसी राज्य और पड़ोसी देशों का उल्लेख मिलता है। 14वें शिलालेख में अशोक ने कहा है अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी शिलालेख लिखवाए जाएंगे। तो ये छोटी सी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, मैंने आपके लिए जो ये दी है। तो हम बात करते हैं, इस तरीके से 14 शिलालेख हैं। इन 14 शिलालेखों में 11, 12 और 13, 11, 12 और 13 नंबर के जो लेख हैं, ये धौली और जोगढ़ में इन लेखों के स्थान पर दो पृथक लेख लिखाए गए हैं। पृथक लेख में अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य मेरे पुत्र तुल्य हैं अगर वो मुझे पिता तुल्य मानते हैं तो, लेकिन अगर वो विद्रोह करेंगे तो उनकी बड़ी क्रूरता से दमन किया जाएगा। ये जानकारी हमें 11वां, 12वां, 13वें के स्थान पर जो दो पृथक लेख प्राप्त होते हैं, उनसे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि अशोक ने अपनी सेना को भंग नहीं किया था। हाँ, तो पृथक लेख जो हैं वो 11, 12, 13 के स्थान पर हैं। जो दो पृथक लेख हैं धौली और जोगढ़ से प्राप्त होते हैं। अब एक बात है कि 11, 12, 13 नंबर के लेखों को धौली और जोगढ़ में अर्थात कलिंग में अशोक ने क्यों नहीं लिखवाया था, ये हमारा प्रश्न बनता है। ये इसलिए नहीं लिखवाया था क्योंकि अशोक नहीं चाहते थे कि जो कलिंग की जो जनता है वो युद्ध की घटना को याद करे और फिर मेरे खिलाफ विद्रोह करे, क्योंकि 11, 12, 13 नंबर से कहीं ना कहीं कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जी हाँ, तो यहाँ पर ही लिखा है। इसके बाद हम बात करते हैं अशोक के द्वारा जो लिखाए गए हैं ये 14 शिलालेख हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अशोक के द्वारा कुछ छोटे पत्थरों पर स्तंभ लेख लिखाए गए। स्तंभ लेखों की संख्या की जब हम बात करते हैं तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ये जो स्तंभ लेख जो प्राप्त होते हैं हमें 6 जगह से प्राप्त होते हैं। दिल्ली टोपरा है, दिल्ली मेरठ है, कौशाम्बी है, लोरिया राज है, लोरिया नंदनगढ़ है और रामपुरवा है। तो ये हमें प्राप्त होते हैं 6 जगह से हमें प्राप्त होते हैं। जी हाँ, स्तंभ लेख। इनमें जो सबसे बड़ा स्तंभ लेख है वो दिल्ली टोपरा है, और सबसे पहले जिसे पढ़ा जाता है 1837 ईस्वी में, वो दिल्ली टोपरा को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। लेकिन सबसे पहले जो खोजा है वो दिल्ली मेरठ को खोजा है 1750 ईस्वी में टी फैंथलर ने। सभी पर हमें केवल 6 लेख प्राप्त होते हैं। केवल दिल्ली टोपरा पर ही हमें कितने लेख प्राप्त होते हैं, 7 लेख हमें प्राप्त होते हैं, तो सबसे बड़ा है। और स्तंभ लेख सारे के सारे जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखाए गए हैं, ये नोट कर लेना। जी हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ जो लेख है, पहले लिपि की बात भी हम कर लेते हैं। अशोक के जो लेख हैं ये 4 लिपियों में लिखाए गए हैं। ब्राह्मी है, खरोष्टी है, अरेमाइक है और यूनानी है। 3 भाषाएं हैं, प्राकृत है, अरेमाइक है और यूनानी है। तो 3 भाषाओं में ये है। कुछ लेख ऐसे हैं जो 2 भाषाओं में लिखाए गए हैं, द्विभाषीय लेख।
अब द्विभाषा अर्थात दो भाषा, दो भाषाओं में जो लिखाया गया है, एक लिखाया गया है सर एक कुना कंधार का लिखाया गया है द्विभाषा भाषा में। अब इसमें दो भाषा कौन कौन सी है, ग्रीक और अरेमाइक है। कौन सी है, ग्रीक और अरेमाइक है, द्विभाषीय है। एक लिखाया गया है एरागुडी का, ये भी दो भाषाओं में लिखाया गया है। और अभी हाल ही में जो जून री एग्जाम 2024 हुआ है, इसमें पूछा गया था देव भाषा में कौन सा लेख लिखाया गया है, जो ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखाया गया है, तो वो एरागुडी का लिखाया गया है। कौन सा लिखाया गया, एरागुडी का, जो कर्नूल आंध्र प्रदेश में है। काफी स्टूडेंटों ने द्विभाषा के आधार पर इसमें सरेकुना कर दिया, लेकिन सरेकुना दो में तो लिखाया गया है, लेकिन वो ग्रीक और अरेमाइक में लिखाया गया है। यहां पर स्टूडेंटों ने गलती कर दी, क्योंकि हमारा जो राइट आंसर आएगा वो एरागुडी आएगा, क्योंकि वो दो में लिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद गुहा लेखों की हम बात करते हैं। गुहा लेख बाराबर की गुफाओं से हमें प्राप्त, बाराबर की पहाड़ी से हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें है सुदामा है और लोमस ऋषि है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में इनका निर्माण कराया। इसके बाद एक है कर्ण चौपाड़ है, जिसका अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 19वें वर्ष में निर्माण कराया। एक लोमस ऋषि की गुफा है, जिसका निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने करवाया। इन गुफाओं का निर्माण जो करवाया गया है, वो आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया गया है। जी हाँ, तो पहाड़ी पर निर्माण करवाया गया है। तो ये अशोक के लेखों की एक थोड़ी सी एक व्यवहारिक जानकारी थी। बाकी हमने थ्योरी में हमने पहले ही करा रखे हैं सारी चीजें। मैंने सोचा क्यों ना इस क्लास को हम मौखिक रूप से हम इस क्लास को कराएं। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।